अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर फोर्स एंड मोशन में लास्ट टॉपिक है ये हमारा। इसके बाद हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पे मूव करेंगे और ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन करते हैं वो मोशन जो टू डायमेंशनल मोशन हो और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, कोई और किस्म की एक्सेलरेशन उसमें ना हो, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी जिस एंगल के साथ हम बॉडी को फेंकते हैं ऊपर या बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल थीटा हो गया तो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ 0 से ग्रेटर एंगल बनेगी और 90 से स्मॉलर एंगल बनेगी। यानी थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो पाथ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन फॉलो करती है उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो प्रोजेक्टाइल हम एक ले रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल ये जो पाथ फॉलो कर रही है यहाँ तक, ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इस पाथ के पे मूव कर रहा है सारे मोशन के दौरान। और ये जो आप शेप देख रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का, ग्राफिकली ये शेप दिखाया हमने, तो ये पैराबोलिक शेप है। तो ये एक MCQ पॉइंट है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि वेलोसिटी है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन MCQs के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा MCQs आते रहते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें से वेलोसिटी। Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल के दौरान कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ये एक MCQ पॉइंट याद कर ले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट जो है Vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो चेंज होती रहती है। वह कंपोनेंट अपवर्ड मोशन के दौरान डिक्रीज होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है, और जब हाईएस्ट पॉइंट से बॉडी डाउनवर्ड दोबारा मूव करना शुरू कर देता है तो वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। जैसे कि एक बाल को हम ऊपर फेंकते हैं और वो वापस से नीचे आता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल है। एक बाल है, इसको हमने ऊपर थ्रो किया, ये बॉल वापस से नीचे आ रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये वेलोसिटी ऊपर से ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर यहाँ से वापस इंक्रीज करके इनिशियल वैल्यू पे पहुँच जाएगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन की भी दो कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि इस एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही। फॉर वी एक्स भी आप देख सकते हैं, वी एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 हो गया, क्योंकि चेंज इन एक्स कंपोनेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इन एक्स कंपोनेंट। जब एक्स कंपोनेंट में चेंज ही नहीं आएगा वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन भी एक्स कंपोनेंट की 0 हो जाएगी। और ये भी आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही। दूसरा है वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का प्रोजेक्टाइल के दौरान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्स कंपोनेंट 0 है, वाई कंपोनेंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्योंकि जब ये बॉडी मूव करते हैं तो हम सिर्फ प्रीफॉल कंसिडर कर रहे होते हैं। प्रोजेक्टाइल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीफॉल मोशन, बल्कि प्रीफॉल मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बाज़ बुक्स में प्रीफॉल को भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, इसलिए मैंने यूजुअली 2 डायमेंशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रीफॉल 1 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो बाज़ टीचर्स 1 डायमेंशनल को भी बाज़ बुक्स प्रोजेक्टाइल कहते हैं, तो इसलिए मैंने यूजुअली 2 डायमेंशनल लिखा है, क्योंकि आपके के काम आने वाली डेफिनेशन 2 डायमेंशनल है। अब प्रीफॉल में भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने लिखा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कोई और किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होगी, और किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को हमने ख़त्म किया है, मकसद ये वाई कंपोनेंट जी आएगा, और एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं। अगर वाई कंपोनेंट जी आ गया तो मतलब टोटल एक्सेलरेशन भी जी आएगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। So which of the following remain constant throughout the projectile? आपको वेलासिटी स्पीड कुछ दिए हुए होते हैं, तो उनमें आपने एक्सेलरेशन टेक करना है। तो वेलासिटी और एक्सेलरेशन हो गए। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी पे हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल पे। काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम एट इम्पैक्ट एंड प्रोजेक्शन पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रू किया, ये प्रोजेक्शन पॉइंट है। ये ऊपर मैक्सिमम पीक है, इसे हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं।
ये नीचे ज़मीन को टच इस पॉइंट पे करे, ये इम्पैक्ट है। तो प्रोजेक्शन और इम्पैक्ट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। उसकी मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ज़ीरो क्यों नहीं होगी, लेकिन प्रोजेक्शन और इम्पैक्ट पे मैक्सिमम और मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम होगी। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी की दो कंपोनेंट्स को हम देख ले, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो मास तो प्रोजेक्टाइल का कम ज़्यादा नहीं होगा ड्यूरिंग द मोशन। जब मास कम नहीं होगा और वेलोसिटी, तो एक्स कंपोनेंट आपको ऊपर बताया हुआ है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगी प्रोजेक्टाइल में। एक्स कंपोनेंट सेम है, मास सेम है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रह गया। जबकि दूसरा क्या है, वाई कंपोनेंट अगर जिस तरह वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज करती है, उसी तरह वाई कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करती रहती है। तो एक्स कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, लेकिन कांस्टेंट है, वाई कंपोनेंट वेरिएबल है। अच्छा, जब बॉडी ये इम्पैक्ट प्रोजेक्शन से मूव करते हुए हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी की वाई कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वाई कंपोनेंट वेलोसिटी की भी हाइट पे वेलोसिटी की भी वाई कंपोनेंट ज़ीरो होती है। तो इस वजह से हम ये नहीं कहते कि काइनेटिक एनर्जी में जो मैक्सिमम हाइट पे है वो ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी की वाई कंपोनेंट ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी स्टिल है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो टॉप पे भी वैसे ही है जैसे बॉटम पे एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसी तरह वेलोसिटी कभी प्रोजेक्टाइल की ज़ीरो नहीं हो सकती ड्यूरिंग द मोशन। हाँ, उसका वाई कंपोनेंट दोनों का ज़ीरो हो सकता है एट हाईएस्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉइंट पे हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम, इन तीनों का हम हाईएस्ट पॉइंट पे रिलेशंस निकालेंगे, इनके क्या क्या रिलेशंस बनते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल कंपोनेंट यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी होती है इनटू cos स्क्वायर थीटा बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, जबकि मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इनटू cos थीटा के बराबर होता है। ये पॉइंट्स आप याद कर ले, फार्मूले आपको एमसीक्यूज़ में बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट पे चंद इक्वेशंस है वो हम डिस्कस कर लेते। फाइनल वेलोसिटी जो है वो एनी इंस्टेंट पे वो बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी के फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। वी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट इसके बराबर होगी। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वैल्यू इसकी है। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है? मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होती है। वो मिनिमम कितनी होती है? एक्स कंपोनेंट के बराबर होती है। एक्स कंपोनेंट सिर्फ होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। थीटा आपने निकालना है, अपने एंगल निकालना है कि एंगल कितने है, तो टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई डिवाइड बाई वी एफ एक्स, ये फार्मूला है थीटा के लिए। किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के थीटा के लिए ये थीटा, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये जो आप देख रहे हैं रेड मार्क मैंने किया, ये एंगल जो है ये थीटा है। ये आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई डिवाइड बाई वी एफ एक्स से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो वी एफ एक्स है प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट वी आई कास थीटा के बराबर हो जाएगी ये वी आई एक्स की। मैंने आपको बताया था कि एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगी, तो एक्स कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का इक्वल हो जाएगा। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा। वी एफ वाई जो है वी आई साइन थीटा डिवाइड वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर हो जाएगा। वी एफ वाई असल में जो है ये है वी आई प्लस ए टी के बराबर, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी बराबर होता है। तो वी एफ वाई जो है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन हम यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन के बजाय हम जी पुट करते हैं, तो वी आई साइन थीटा माइनस जी टी पुट करते हैं वी एफ वाई के लिए। प्रोजेक्टाइल की नेक्स्ट पोजीशन मालूम करने के लिए, एनी इंस्टेंट पे पोजीशन मालूम करने के लिए ये दो फार्मूले यूज़ होते हैं। एक्स कंपोनेंट पोजीशन का यानी डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं पोजीशन को। ये एक्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, आपने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़ा है, एस इज इक्वल टू वी टी, तो यहाँ पे वी के बजाय हम वी आई एक्स लिखते हैं इंटू टी इज इक्वल टू वी आई कास थीटा इंटू टी। और वाई कंपोनेंट इसी तरह वी आई साइन थीटा इंटू वी आई साइन थीटा ई वाई कंपोनेंट के बजाय हमने वी वाई के बजाय हमने ये लिख दिया, क्योंकि वी वाई का इक्वेशन ये है।
तो हमने ये लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब भी बॉडी मूव करते हैं तो कितनी हाइट तक जाती है, यानी एक प्रोजेक्टाइल जा रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, ये आ गया वापस, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये इसे हम एच कहते हैं, हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का नेक्स्ट हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये बराबर होती है vi² sin स्क्वायर थीटा इंटू टू डिवाइड बाई 2g। ये इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। इस फार्मूले पे हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते, पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी साथ में देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल, यानी जब प्रोजेक्टाइल ये पॉइंट से मूव करते हुए यहाँ तक आएगी तो ये कितना टाइम लेगी, इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, टोटल टाइम को। ये टाइम जो है ये टाइम बराबर होता है 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी के। ये फार्मूला आपने याद करना है। ये अभी जो हमने पढ़ा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम है, फुल जो टाइम है। अब ये मैक्सिमम हाइट तक जब ये प्रोजेक्टाइल पहुँचती तो इस हाइट को, मैक्सिमम हाइट को समिट पॉइंट कहते हैं। तो समिट पॉइंट तक पहुँचने में इसने जितना टाइम लिया होता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, उस टाइम को टाइम ऑफ समिट कहते हैं। वो इस मैक्सिमम टाइप के एग्जैक्टली हाफ के बराबर होता है, और हाफ के बराबर हो गया तो 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी के बजाय हम 2 sin डिवाइड बाई जी को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 2 कट जाएगा, vi sin थीटा डिवाइड बाई जी हो जाएगा। नेक्स्ट हाइट और टाइम के दरमियान कुछ रिलेशंस है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू t² इंटू जी डिवाइड बाई 8। ये अक्सर आपको टाइम गिवन होता है और आपको हाइट डिमांडेड होती है कि हाइट कितनी है, तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। या आपको हाइट गिवन हो, आपको टाइम मालूम करना है, तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। ये जो टी मैं लिख रहा हूँ ये टाइम ऑफ फ्लैट है, यानी फुल टाइम। और जब समिट टाइम आपसे मांगा होता है तो आपने 2h डिवाइड बाई जी करना है, पहले 8h होता है, अब 2h डिवाइड बाई जी करना है। आपने याद रखना है कि समिट पॉइंट के लिए फार्मूला बदलता है 2h डिवाइड बाई जी फुल टाइम के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे वैसे टाइम मांगा होता है तो उसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 8h डिवाइड बाई जी होल अंडर रूट फार्मूला होता है। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम के दरमियान इंपॉर्टेंट रिलेशन थी। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज की हम बात करते हैं, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू vi² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। आर इज इक्वल टू vi² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये दोनों रेंज के लिए फार्मूले हो गए। नेक्स्ट हम रेंज और हाइट का रिलेशन देख लेते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एन टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। रेंज अक्सर प्रोजेक्टाइल की हाइट से बड़ी होती है, रेंज एन टू टेन थीटा 4 टाइम्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर होती है। टेन थीटा असल में छोटी वैल्यू है, तो ये छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 टाइम्स देती है, तो मतलब रेंज अक्सर बड़ी होती है। हम देख लेते हैं एट 45 डिग्री रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच। रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स बराबर होती है। एट ग्रेटर जब एंगल 45 से बढ़ेगी तो रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, यानी जब हम ऐसे फेंकेंगे तो ज़्यादा ऐसे हम फेंकेंगे तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कम बन रहा है, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन चूंकि हाइट इतना नहीं मिल पा रहा तो ये जल्दी से गिर जाएगी। फिर जब हम एंगल बढ़ाएंगे 45 पे हम जाएंगे तो 45 पे ये रेंज मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। अब 45 से जब हम एंगल बढ़ाएंगे तो हाइट ज़्यादा होती जाएगी और रेंज कम होती जाएगी। बॉडी यहाँ पे फॉल करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितना हम हाइट बढ़ा रहे हैं उतना रेंज कम होते जा रहा है। तो 45 से जब ऊपर जाएंगे तो रेंज कम होती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। तो मैंने लिखा है कि आर डिक्रीजेज इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। 45 से आर डिक्रीज होती जाती है और हाइट इंक्रीज होती जाती है। पहले रिलेशन क्या था, आर 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर होता था 45 पे। जब एंगल बढ़ के 76 डिग्री पे हो जाता है तो 76 डिग्री, ये आप देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, तो रेंज जो है वो हाइट के बराबर हो जाती है। यानी अगर बॉडी 5 मीटर ऊपर जाती है, ये सपोज कर ले कि 5 मीटर ऊपर गई है, तो ये हॉरिजॉन्टली ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ये भी 5 मीटर करेगी। तो इसे हम रेंज और हाइट की इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। ये थीटा है 76 डिग्री।
जब ये आगे 76 डिग्री से भी हम फर्दर एंगल बढ़ाएंगे तो फिर हाइट जो है वो रेंज से ज़्यादा हो जाएगी। अभी तक हाइट बढ़ रही थी, रेंज कम हो रही थी, लेकिन रेंज स्टिल ज़्यादा थी। 76 पे इक्वल हो गई और ग्रेटर देन 76 डिग्री पे फिर हाइट ज़्यादा हो जाती है रेंज से। रेंज पे नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 आप ले लें, उन दोनों का सम 90 आएगा। जब दो एंगल्स का सम 90 होगा तो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और कंप्लीमेंट्री एंगल की रेंज हमेशा हमेशा के लिए इक्वल होगी एक दूसरे की। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी 47 डिग्री पे जो रेंज होगी और 43 डिग्री पे, इन दोनों का आप सम कर ले 90 आएगा तो ये रेंज इक्वल होगी। इसी तरह 60 डिग्री पे और 30 डिग्री पे, ये दोनों 60 के बराबर होती है तो इनकी रेंज हमेशा इक्वल होगी। कंप्लीमेंट्री एंगल की रेंज इक्वल होती है। नेक्स्ट, रेंज मैक्सिमम कब होती है? रेंज मैक्सिमम तब होती है जब थीटा 45 डिग्री होता है। थीटा 45 डिग्री पे रेंज आपका के पास फार्मूले में जो है 2 साइन थीटा आता है ना, साइन 2 थीटा आता है। साइन 2 थीटा फार्मूले में आता है, वी आई साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जो होता है साइन टू थीटा आता है तो 2 इंटू थीटा 45 इंटू 2 हो गया तो साइन 90 हो गया, साइन 91 के बराबर होती है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन कास टेन ये जब भी आते तो मैक्सिमम 1 मिनिमम 0, 0 और 1 के दरमियान ही वैल्यू होनी चाहिए, तो मैक्सिमम 1 आएगी। तो साइन 2 थीटा कब आएगी, 1 कब आएगी? जब एंगल 90 होगा। 90 कब होगा? जब साइन 2 इंटू 45 होगा। तो 45 पे रेंज मैक्सिमम है। और हाफ कब है? हाफ है 15 डिग्री पे। साइन 2 इंटू 15 कितना हो गया? साइन 2 इंटू 15 हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जो है हाफ होता है, हाफ ऑफ मैक्सिमम होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। ये वैकेंसी क्यू पॉइंट ऐसे भी याद कर लीजिए। हाइट में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख ले कि हाइट कब मैक्सिमम होगी? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सीधा 90 डिग्री की वैल्यू है। साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 मतलब हाइट 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगी। इसी तरह साइन जो है साइन 90 पे, साइन भी यहाँ पे भी साइन थीटा डायरेक्ट है, साइन 2 थीटा नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम टाइम 90 डिग्री पे और मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होगी। ये पॉइंट्स याद रखें। नेक्स्ट, इक्वेटर्स और पोल पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इक्वेटर्स जो है जी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। मेनली तीनों वैल्यू डिपेंड करती है जी पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तीनों वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होती है और जी जो है वो पोल्स पे इक्वेटर के मुकाबले में जी की वैल्यू कम होती है। इक्वेटर पे ये हमने मिस लिखा था, थोड़ा सा गलती हो गई थी। पोल्स पे असल में ये तीनों वैल्यू इक्वेटर्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी, क्योंकि पोल्स पे जी की वैल्यू, पोल्स पे ये तीनों वैल्यू कम होगी। हमने जो रेड मार्क किया हुआ है ये ठीक है, ये ग्रीन वाले को इग्नोर करें। पोल पे ये तीनों वैल्यू कम होगी क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है इक्वेटर के मुकाबले में। इक्वेटर के मुकाबले में जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जी के ये तीनों इन्वर्स होते, तो ये तीनों पोल्स पे एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर ये कम होते हैं। इक्वेटर पे इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, मून पे जी की वैल्यू कम होती है, 1/6 टाइम्स कम होती है। तो फिर ये जो है 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये तीनों चीज़ों की वैल्यू मून पे 6 टाइम एज़ कम्पेयर टू अर्थ ज़्यादा होगी। ये भी नोट डाउन करें। नेक्स्ट, ये था एक टॉपिक इंक्लूड करते हैं अक्सर बुक्स की। ये जब ऐसे बॉडी को हम ड्राप करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसे कहते हैं। यानी पहले हम वर्टिकल फिर जो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल होते हैं, हमने जो पढ़ा ये ओब्लिक है, उसे हम ऐसे फेंकते हैं। इसे हम सीधा ऊपर हाइट से फेंकते हैं और हॉरिजॉन्टल ये नीचे आता है, तो इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या लीनियर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसके फार्मूले आप देख सकते हैं, ये है इसके फार्मूले, बिल्कुल फ्री फॉल मोशन की तरह होते हैं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता। ये बिल्कुल फ्री फॉल मोशन की तरफ, ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे फार्मूले फ्री फॉल मोशन की तरह है। एच भी हमने फ्री फॉल में आपको किया था, टाइम भी किया था। ये रेंज वहाँ पे हम डिस्टेंस कहते हैं, यहाँ पे रेंज कहते हैं। तो एस इज इक्वल टू वी टी के वजह से आर इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है ये, जैसा था प्रोजेक्ट फ्री फॉल मोशन में, वैसा हॉरिजॉन्टल या लीनियर प्रोजेक्टाइल के फार्मूले एग्जैक्टली सेम टू फ्री फॉल मोशन होते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे।